हेलो दोस्त। कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं बिहार के इतिहास की महत्वपूर्ण तिथि क्रमावली। आप जानते हैं कि इतिहास सिर्फ तथ्यों का संकलन नहीं है, लेकिन तथ्य के बिना इतिहास अधूरा है, यह भी एक अटल सत्य है। पिछला वीडियो काफ़ी अच्छा बनाया था, लेकिन अपलोड करते वक्त कंप्रेस करने के कारण उसमें लिखा गया मटेरियल दिखा नहीं। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं बिहार। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि किसी भी राज्य को पढ़ने से पहले उसके बाउंड्रीज के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो एक बार छोटा सा रिवीजन करते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा साउथ और ये हो गया वेस्ट। तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे बिहार के मैप में जो इधर से इधर का था वो था 345 किलोमीटर। इधर से इधर की जो दूरी था वो था 483 किलोमीटर। हम नीचे में हमारे तरफ झारखंड था, इधर हमारे यूपी था, इस साइड से हमारे नक्शा में नेपाल था और हमारे दाहिने हाथ की ओर नीचे ममता दीदी थी, पश्चिम बंगाल था। हमारे बिहार के अगर महत्वपूर्ण जिलों की बात करें तो एक बार फिर से आप सुन लें। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर एक छोटा सा जिला, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, नवादा, शेखपुरा, नालंदा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, सारण, रोहतास, कैमूर, सिवान, गोपालगंज। अपने याद में तो मैंने सारा कह दिया और कुछ छूट गया तो उसका आप लोग देख लीजिएगा। खैर, हाँ देख, ये तो हो गई बाउंड्री की बात कि हम अगर इधर से इधर जाते हैं नीचे की तरफ, पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो वो होता है हमारा 483 किलोमीटर, और अगर पूर्व नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो वो हो जाता है 345 किलोमीटर। हमने बात करी थी बिहार के राजकीय चिन्ह, राजकीय प्रतीक के बारे में। तो राजकीय जो चिन्ह था वो था, हमारा जो राजकीय चिन्ह था वो था बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष ये था हमारा राजकीय चिन्ह। हमारा राजकीय पशु जो था वो था बैल। हम लोग कृषि प्रधान देश हैं और यहाँ पर खेती बाड़ी के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पशु है। हमारा राजकीय पशु जो पक्षी जो थी वो थी गौरैया, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं स्पैरो। घर घर में से गांव में बगरा, बगेरू, बगेरी और पता नहीं अन्य किन नामों से जाना जाता है। हमारा जो राजकीय मछली है वो है देसी मांगूर। मांगूर मछली थोड़ा सा महंगा भी मिलता है, खाने में स्वादिष्ट होता है। जो नॉनवेज लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, इसमें कांटा कम होता है। इसके आगे में दो मूंछ की तरह निकला तो इसको गांव घर की भाषा में सूंग कहते हैं। कभी कभी तो इसके काटने, डंक मारने से बुखार भी लग जाता है। हमारा जो राजकीय पुष्प है वो पुष्प है गेंदा। ये हमारा राजकीय पुष्प है। और हमारा जो राजकीय वृक्ष है वो है पीपल का वृक्ष। तो आप लोग एक चीज़ गौर से सुनेंगे कि हमारा चिन्ह की जब बात होगी तो चिन्ह में है बोधि वृक्ष, और जब वृक्ष की बात करेंगे तो है पीपल। इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो। एक बार फिर से बिहार के कुछ महत्वपूर्ण तिथि को मैं कह देना चाहता हूँ मौखिक तौर पे, इसके बाद हम लोग तिथि पर
गौर से फरमाएंगे फिर से। हमारा स्थापना जो हुआ था, वह हुआ था 1 अप्रैल 1912 को। अगर ज्यामितीय आकृति ज्योमेट्रिकल शेप की बात करेंगे तो हम लोग रेक्टेंगुलर हैं, मतलब आयताकार हैं। आयत तो आप जानते ही होंगे, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो हम आयताकार हैं। आपने देखा होगा कि नीचे से हम जब 483 किलोमीटर थे, ऊपर से 345 किलोमीटर थे, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हम वर्गाकार नहीं हैं। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ये था क्षेत्रफल। भारत में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे सॉरी, तो हम क्षेत्रफल की दृष्टि से 13th हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो है 2.86% का। उत्तर से दक्षिण जब हम देखेंगे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जब देखेंगे, मतलब उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ अगर देखेंगे तो हम 345 किलोमीटर हैं। अगर पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे तो हम 483 किलोमीटर हैं। हमारे यहाँ जो वर्षा होती है, औसत वार्षिक वर्षा, वो होती है 125 सेंटीमीटर। यह पर्याप्त वर्षा है, इसे हम ना बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं ना अत्यधिक कर सकते हैं। समुद्र तल से जो हमारी ऊंचाई है यह है 100, औसत जो ऊंचाई है वो है 173 फीट। अब जब जाएंगे आप स्टेशन पे देखते होइएगा तो जिसकी जहाँ पर स्टेशन का बोर्ड लगा रहता है वहाँ पे स्टेशन का नाम होगा। उसके अलावा अगर वहाँ से जुड़ी कुछ खास बातें होंगी तो वो लिखा रहेगा। और वहाँ पे आप लोग एक टर्म देखे रही होइएगा, या आपसे देखिएगा, MSL लिखा रहता है। तो इसका मतलब है मीन सी लेवल, समुद्र तल से जो हमारा ऊंचाई है या माध्य ऊंचाई है वो होता है हर स्टेशन पे लिखा होता है। इससे आपको उस जिला का मोटा मोटी अंदाज़ा आ जाएगा कि हम लोग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर हैं। हमारे यहाँ तो इसका बहुत ज़्यादा नहीं कहा जाए, लेकिन जो समुद्र के आसपास के क्षेत्र में होते हैं जिसकी ऊंचाई कम होती है वहाँ पर प्रायः बाढ़ आने की आशंका होती है। खैर हम लोग समुद्र से दूर हैं, इसलिए यह फैक्टर उतना ज़्यादा नहीं हम लोगों को प्रभावित करता है। तो ये हम लोग कितने थे, 173 फीट। अगर मीटर में बात करेंगे तो यह है 53 मीटर। अब जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या में हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है 10, 40, 99, 452। 10,40,99,452। यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। बहुत जल्द अगले साल जनवरी में अगर शुरू हो सका नया, 2021 में, हर 10 साल पे चूँकि जनगणना होता है, 2021 में जब नया जनगणना होगा तो फिर हमें नए आंकड़े मिलेंगे। और अनुमानित तौर पे इस बार हम लोग 12 करोड़ पार चुके होंगे, 12 से 13 करोड़ के बीच में हम लोग होंगे। खैर वो तो अनुमानित है, आने दीजिए, हम लोग एग्जैक्ट डाटा पे काम करेंगे, गेस वर्क हम लोग कम करेंगे। अगर यहाँ पे महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं हैं 4,98,21,295। ओवरऑल 47.86% हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर आप दरोगा स्तर या बिहार CGL, बिहार क्लर्क के एग्ज़ाम देंगे तो उसमें इस तरह के आंकड़ा सीधे पूछ लिए जाते हैं एकदम 1 पॉइंट के, और BPSC में भी पूछे जाते हैं, लेकिन उससे जुड़ी कुछ और बातें भी वहाँ पे हो सकती हैं।
चलिए, जनसंख्या में जो दशकीय वृद्धि था वह था हमारा 2001 से 11 के बीच में जो दशकीय वृद्धि था वो था 25.1%। भारत में ये छठा था, इंडिया में हम लोग 6 है। वैसे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप एक बात जान लीजिए, जहाँ पर जितनी अधिक बेरोजगारी गरीबी होती है और जो मतलब ह्यूमिड एरिया के लोग होते हैं, जो समुद्र किनारे नदी किनारे होते हैं, वहाँ पे आबादी प्रायः अधिक होता है, वहाँ के मतलब फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होता है। और चूंकि लोगों के पास काम नहीं होता है और उसमें शिक्षा का अभाव होता है, तो आप कह सकते हैं यह भी एक कारक हो सकता है। और अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि बिहार में किस जिला का ये सर्वाधिक ग्रोथ रेट है, बर्थ रेट में कहा जाए, तो वह अपना मधेपुरा। कहने के लिए लोग कहते हैं मधेपुरा के लोग मधु पी के बहुत ताकतवर होते हैं, इसलिए ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं। इसका तथ्य से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप जानिए जो मधु पीने से लोग मजबूत होते हैं और इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं। यह हकीकत नहीं है, लेकिन आपको याद कराने के लिए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर अगर बिहार का औसत 25.1% था, तो मधेपुरा का 31.1% था। सबसे कम अगर आप सबसे अधिक सबसे न्यूनतम अगर आप देखेंगे तो वो गोपालगंज था। गोपालगंज की जो थी वो था 19.0%। आप देखेंगे कि गोपालगंज का इन चीज़ों में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। सेक्स रेशियो भी जो वहाँ पर है वह बिहार के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। अब बिहार के अन्य जिलों की तुलना में बेहतर है, न कि राज्य, सॉरी इसके लिए। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। निश्चित तौर पर यह राजधानी क्षेत्र है, राजधानी नगर है। यहाँ पे पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार सबके बेहतर अवसर है अन्य राज्यों की तुलना में, अन्य डिस्ट्रिक्ट्स के तुलना में, इसलिए यहाँ की आबादी भी अधिक होनी ही चाहिए। और ये आबादी है 58,38,465। न्यूनतम जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वह शेखपुरा, ये है न्यूनतम। बस याद रखें यहाँ पर कितना है ये नहीं, लेकिन आप देखना चाहते हैं तो मोटा मोटी 6.5 लाख के आसपास है, 6,36,342 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। चंपारण बिहार में ऐतिहासिक तौर पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा जिला है वह है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण को अब बिहार में नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी के आने से लेके आगे आने में नील विद्रोह क्या क्या हुआ, जिसमें राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को वो साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद बुलाया था। इसलिए चंपारण आज नहीं, वो ऐतिहासिक तौर पर गांधी जी के समय से ही काफ़ी मतलब फेमस है। भारतीय जनमानस में ये स्थान कहीं न कहीं विशेष महत्व रखता है। अगर सबसे छोटा जिला की बात करें बिहार में तो वो है शिवहर। लगता है भगवान शिव ने, ये इसका कोई तथ्य नहीं है लेकिन याद रखने के लिए मैं आपको करूँ, लगता है भगवान शिव ने सबको सारे मतलब जो अधर्मी लोगों को अपने पास बुला लिया और जो बचे खुचे लोग हैं वो यहाँ पे रह गए। तो पापियों की संख्या आजकल ज़्यादा हो गई है, इसलिए वो लोग निकल लिए और जो बचे खुचे वो धरती पर रह गए। इसलिए आपको अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा जिला कौन सा है तो आप शिवहर कह सकते हैं। और जब भाई लोग ही नहीं है तो जमीन भी जो है सो कम ही, क्या करेगा वो लोग के, तो इसलिए वो छोटा है। और वो कितना छोटा है, 443 किलोमीटर स्क्वायर में वो है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए बिहार के लिए तो वह 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर। और ये घनी आबादी माना जाता है, ये काफ़ी घना आबादी है, 1106 किलोमीटर प्रति व्यक्ति। भारत में आपका समझ सकते हैं हमारा स्थान है प्रथम। हमारी जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 88%। अगर हम ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे तो वह 88.7%।
शहरी जनसंख्या की बात करेंगे तो वही 11.3%। आप जब जोड़ेंगे तो 88, 11, 99, 7, 3, 10, 100 हो जाएगा। 100% हो गया। जन्म दर जो है, जो बर्थ रेट है, BR बर्थ रेट जो है वो है 30.9 प्रति हजार में। प्रति हजार में। मृत्यु दर है वो है 7.9 प्रति हजार में। और ये एक अच्छा संकेत है। शिशु मृत्यु दर है 61 प्रति हजार। मातृत्व मृत्यु दर जो है, जन्म देते समय ये बहुत ही दुखद घटना है जब माताओं का देहांत हो जाता है और वो बच्चे काल कवलित हो जाते हैं, या कभी कभी तो बच्चे और माता दोनों को डॉक्टर बचाने में मतलब अक्षम होते हैं, अपने आप को पाते हैं। तो यह 331 1 लाख जीवित जन्म पर। आइए अब और कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं कि अधिकतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या, अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो है गया में। अनुसूचित जाति की बात अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ है, तो वो है गया में। गया। और प्रतिशत में बात की जाए तो इसका प्रतिशत है 30.4%। न्यूनतम अनुसूचित जाति और की जनसंख्या वाला जिला है शिवहर। शिवहर अब 2 जगह में याद, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा और न्यूनतम अनुसूचित जाति के मामले में भी सबसे छोटा शिवहर है। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला जो है, सो प्रतिशत की बात करेंगे अगर अनुसूचित जाति में तो वो हो जाएगा 6.7%। कहाँ की है, किशनगंज की। अब देखिए यहाँ पे कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करते हैं कि राज्य का जो सेक्स रेशियो है, जो लिंगानुपात है, वह है 918 प्रति 1000 पर। शिशु लिंगानुपात जो है, शिशु लिंगानुपात वह है 935 प्रति 1000 बालक पर। मतलब हम लोग सुधार की ओर अग्रसर हैं। ठीक। लिंगानुपात की दृष्टि से देश के राज्य में जो क्रम है हमारा वो है 54। सबसे बढ़िया सेक्स रेशियो लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। न्यूनतम वहाँ गोपालगंज में है 1021। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर, वहाँ पे 876। आजकल मुंगेर काफ़ी में एक गोलीकांड की वजह से एक छात्र की मतलब एक लड़के की मौत हो गई विसर्जन के दौरान। पुलिस वाले भी पथराव में घायल हुए, काफ़ी चर्चित है, चर्चा में है। और वो भी किसी अच्छी बात को नहीं, ये गलत बात है। इस तरह से हिंसक झड़प नहीं होनी चाहिए, चाहे आदमी जिम्मेदार हो या पुलिस, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला जो है सो वो है पटना। अब आइए बात करते हैं हम लोग लिटरेसी रेट की। आप जानते हैं कि भारत में सबसे बढ़िया केरल का लिटरेसी रेट है लगभग 100%। आप कह सकते हैं मतलब सारे लोग साक्षर हैं। 100% से अगर कुछ कम भी है तो फिर भी 90 से ऊपर है, हम लोग लगभग 100 मानते हैं उनका। ठीक। बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो है 61.8%। इसमें से जो मेल हैं वह 71.2% लिटरेट हैं, साक्षर हैं। महिला की जब बात करते हैं तो महिलाएं की स्थिति पुरुषों की तुलना में बहुत ही खराब कहा जाए। नीतीश कुमार काफ़ी साइकिल योजना, पोशाक योजना, मैट्रिक में फर्स्ट, इंटर में फर्स्ट, BA में फर्स्ट, इन सब पे पुरस्कार तो राशि दे रहे, प्रोत्साहन के लिए दे रहे हैं। शायद इनसे हमारा जो है सो हमारे राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हो, और वो सिर्फ ना कि सिर्फ साक्षर हो बल्कि वो शिक्षित भी हो।
इसके लिए एक अच्छा ही कदम माना जा सकता है। हालांकि अपने राज्य में खजाना में सरकार कहती है पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी बंदरबांट चल रहा है, कोई बात नहीं है। हम तो महिलाओं की जो साक्षरता दर है 51.5% है। एक बात आप जान ले, एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ अपने लिए पढ़ता है, लेकिन जब एक महिला पढ़ती है तो वो पूरे खानदान को पढ़ाती है, क्योंकि बच्चे की जो पहली शिक्षिका होती है वो उसकी माँ होती है। महिलाओं का साक्षर होना बहुत ही जरूरी। पुरुष अभी बेहतर स्थिति में है, वो साक्षर हों शिक्षित तो अच्छी बात है, लेकिन महिलाओं का तो होना निश्चित तौर पर। सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट की बात करने की, महिला सशक्तिकरण की बात करने से हम लोग का काम नहीं चलेगा, इसे धरातल पर भी उतारना होगा। कहने को तो महिला सशक्तिकरण के लिए ढेरों योजना पड़े हुए हैं, लेकिन क्या उन पर सही से क्रियान्वयन हो रहा है? आप बेशक कह सकते हैं नहीं, और अगर हो रहा है तो जो ऊपर से अगर दिक्कत है तो बिचौलिए बीच में गड़बड़ कर दे रहे हैं। और हम लोग भी उतने जागरूक नहीं, अगल बगल में जो घटनाएं होती है उसका हम लोग खुल के विरोध नहीं कर पाते, सीधे तौर पर कहते हैं कि हमें इससे क्या, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम आने वाले समय में बहुत ही घातक सिद्ध होगा। इसलिए गलत को बढ़ावा ना दे, जहाँ गलत देखे वहाँ पे उसे वहीं पे रोके। चलिए, सर्वाधिक साक्षरता जिला की बात करते हैं, तो वो जिला है रोहतास, 73.4%। कौन सा जिला है वो जिला है रोहतास। साक्षरता की न्यूनतम दर वाला जो जिला है वो है पूर्णिया। जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो अब देखेंगे कि पूर्णिया में पहले लोग जो को काला पानी का सजा दिया जाता था उन्हें पूर्णिया भेज दिया जाता था। हालांकि अभी तो वो काफ़ी तेज़ी से विकसित किया जा रहा है। वहाँ पे विद्याबहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेडिकल कॉलेज भी कुछ शायद खुलने वाले हैं, और डॉक्टरों का अड्डा बन चुका है। उस क्षेत्र का काफ़ी विकास तेज़ी से कर रहा है। लेकिन अगर साक्षरता दर की बात करेंगे तो आज भी वहाँ पे 51.1% है, जो कि बिहार में सबसे कम है। साक्षरता के दृष्टि से हम लोग कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत तो हकीकत होता है। हम लोग 35वें क्रम में हैं, और ये सबसे निचला है, एकदम सबसे निचला है हम लोग। गरीबी और अशिक्षा, इन दोनों में तो लगता है जैसे बिहार और उड़ीसा ने मिलकर ठेका ले लिया, जो भाई कभी हम रहेंगे कभी आप रहना, दूसरे तीसरे को तो घुसने ही नहीं देना, ये गलत बात है। सर्वाधिक अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे, बिहार में सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला भी रोहतास है, उसमें पुरुष भी सबसे ज़्यादा साक्षर है। अगर सबसे कम पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो पूर्णिया है। तो रोहतास पुरुष में भी साक्षरता है आगे है, और महिला के साक्षरता में आगे है। पुरुष की मतलब जो साक्षरता दर सबसे कम है वो पूर्णिया में है, और महिला में सहरसा। ये मंडन मिश्र की धरती है। इतिहास में जब बिहार के इतिहास पढ़ेंगे तो इनका भी नाम की हम लोग चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि मंडन मिश्र की पत्नी, जिनका नाम भारती था, वो साक्षात सरस्वती की अवतार थी, या उन्हीं के नाम पर माँ सरस्वती का नाम जो है सो का पर्यायवाची एक भारती पड़ा। जब शंकराचार्य पूरे देश में अपना परचम लहरा रहे थे, अपनी विद्वता का चारों तरफ पताका फहराते हुए आ रहे थे, जब उन्होंने बिहार की धरती पर कदम रखा, वो महिषी एक गांव है सहरसा में, महिषी आज भी है। वहाँ पे भारत के जो 51 सिद्धपीठ है उसमें से वहाँ पर एक सिद्धपीठ है, जिसमें माँ उग्रतारा का मंदिर भी वहाँ पर है। कहा जाता है जब वो आए यहाँ पर अपने विद्वता का धाक जमाने के लिए, तो यहाँ पर जो मंडन मिश्र थे उनके तोता ने भी उनसे संस्कृत में बात किया, और जब वो अंदर गए तो मंडन मिश्र से उनका शास्त्रार्थ हुआ। उन्होंने शास्त्र पर चर्चा की और दोनों का टक्कर बराबरी करा, या आप कह सकते हैं जो शंकराचार्य भारी पड़ने लगे। लेकिन उसी समय जो एक पतिव्रता नारी का फर्ज है, वो अपने पति को झुकते हुए देखकर उन्होंने चैलेंज कर दिया, उन्होंने इनको ललकारा शास्त्रार्थ के लिए कि हे शंकराचार्य, आप मुझसे शास्त्रार्थ करें, मेरे पति से तो आपने किया, एक बार मुझे भी दे, मैं तो उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। और जब उन दोनों में शास्त्रार्थ चलने लगा तो वहाँ पर वो उनकी पत्नी जो थी मंडन मिश्र की भारती,
वो विजयी रही, वो जीत गई और शंकराचार्य पराजित हो गए। हालांकि शास्त्रार्थ में पराजित तो कहना उचित शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पे कहा जाए तो ये मतलब वहाँ पे पराजित हुए, वो उस धरती को नमन करके यहाँ से लौट गए। तो जहाँ एक और भारत के सबसे बड़े विद्वान शंकराचार्य को महिषी की एक विदुषी मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था, सैकड़ों साल पहले उस धरती पर महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है। इससे दुखद और क्या हो सकता है। लग तो रहा है हम लोग आगे न जाकर हम लोग पीछे ही जाते जा रहे हैं। खैर, हमारी जो राजकीय भाषा है वो राजकीय भाषा है हिंदी। हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान है वतन हमारा। हमारी जो सेकंड राजकीय भाषा है वो है उर्दू। हम लोग जो राजकीय मेधा दिवस, स्टेट मेरिट डे मनाते हैं, वो मनाते हैं 3 दिसंबर को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और इसका आयोजन करता है BSEB, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार स्टेट एजुकेशनल बोर्ड पटना। ये करता है 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पर। डॉल्फिन दिवस हम लोग मनाते हैं 5 अक्टूबर को। आपको पता होगा डॉल्फिन के लिए एक डॉल्फिन सेंचुरी, जो गंगेटिक डॉल्फिन के लिए सेंचुरी बनाया गया है, वो बिहार के भागलपुर में। इसमें पटना के एक प्रोफेसर है, मैं उनका नाम बोल रहा, पटना साइंस कॉलेज के प्रोफेसर थे, जिन्होंने डॉल्फिनों के संरक्षण के लिए काफ़ी काम किया, और इसके लिए वो उन्हें इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और एशिया स्तर पर भी जो है काफ़ी मतलब मान सम्मान और ख्याति प्राप्त हुआ, और वो इसके पटना साइंस कॉलेज के प्रोफेसर इसके एक्सपर्ट माने जाते हैं। कहा जाता है कि अगर 1500 डॉल्फिन के आसपास में गंगेटिक डॉल्फिन अगर इंडिया में है, तो 750 के आसपास में जो है सो वो हमारा यहीं पर है, जो विक्रमशिला वाला जो भागलपुर में संरक्षण के लिए खोला गया सेंचुरी, डॉल्फिन सेंचुरी। राज्य की प्रार्थना है, हम हर राज्य की एक प्रार्थना गीत होता है। जैसे अभी बंगाल के बारे में आपने सुना होगा, उन बंगाल के बारे में है अपना, फिर उड़ीसा ने भी कोई उत्कल करके अपना बनाया है। तो हमारा जो राज्य की प्रार्थना है वो है, मेरे रफ्तार की सूरज, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे। हाँ, ये हमारा प्रार्थना है कि मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे। आप इसे YouTube पे सुन सकते हैं। राज्य गीत जो है बहुत ही अच्छा गीत है। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या वाले अगर जिला की बात करेंगे तो वो पटना। अगर 5 जिला की बात करेंगे तो पटना, पूर्वी चंपारण, जिसको ईस्ट चंपारण में लिख रहा हूँ, ई से ईस्ट, सी से चंपारण, मुजफ्फरपुर तथा मधुबनी। सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, ये बढ़ते क्रम में लिख रहा हूँ, ये शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय। अब देखेंगे हम लोग राज्य के लोकसभा सीटों की चर्चा करेंगे। तो हमारे राज्य में कितने लोकसभा सीट हैं? तो लोकसभा सीट हैं 40, मतलब बिहार से 40 लोग सांसद, MP जिसे कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बन के दिल्ली जाते हैं। और यहाँ पे जो रिजर्व सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए वह 6 सीट रिजर्व हैं। आपको पता है कि कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट होते हैं जिसको फिक्स करना पड़ता है, उनके लिए रिजर्व रखना पड़ता है। तो वो हैं गोपालगंज, जिस फॉर गोपालगंज, हाजीपुर, जहाँ से रामविलास पासवान जी प्राय रहा करते थे, अब उनका देहावसान हो गया, अब वो नहीं रहे, अब उनका बेटा
जो जमुई से सांसद हैं वो उनकी विरासत को संभालने की कोशिश करेंगे। वो बिहारी फर्स्ट का नारा देकर इस बार वो बिहार के विधानसभा चुनाव में कूद पड़े। अब देखिए वो कहाँ तक सफल होते हैं। अब देखते हैं, हाँ, हाजीपुर, ये समस्तीपुर भी ये आरक्षित सीट है। जमुई, जहाँ से चिराग पासवान जी हैं, वो भी है आरक्षित। गया आरक्षित सीट है। सासाराम आरक्षित सीट है। गया, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, सासाराम और एक जी से गोपालगंज। ठीक। राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो हमारे यहाँ से जिनको भेजा जाता है, मतलब विभिन्न पार्टियां तय करके भेजती है, जिनका एक अलग ही हिसाब किताब है, जिसे हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे। तो हम लोग 16 लोगों को भेजते हैं राज्यसभा में। बिहार का जो राज्यसभा में है वो 16 सीटों पर दावेदारी रहती है। विधानसभा सदस्य की बात करेंगे। विधानसभा सीट मतलब एमएलए जो बिहार में होते हैं वो होते हैं 243। अभी बहुत ही जल्द नया मंत्रिमंडल आएगा, जिस पर हम लोग एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि कौन से लोग किस मंत्रिमंडल को शोभित करेंगे और किन्हें क्या मिलेगा, किनके खाते में क्या आता है, बाजी ऊंट किस करवट बैठता है। विधानसभा में जो चुनाव होगा तो विधानसभा में जैसे कि हमने देखा कि लोकसभा के लिए 6 सीटें रिजर्व थी, ये एलएस में 6 सीटें थी। तो क्या कहते हैं, फिर विधानसभा में जो रिजर्व सीटें हैं वो है 38। 243 में से 243 टोटल है और ये रिजर्व हैं, ये रिजर्व्ड हैं और ये टोटल हैं। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। वो कहाँ कहाँ हैं? वो 2 सीटें, एक हैं कटोरिया और एक है मनिहारी। ये कटिहार के आसपास में मनिहारी, कटोरिया मेरे दिमाग से उतर रहा है, वो मैं बता दूंगा। विधान परिषद की आप जैसे जानते हैं कि हमारा जो स्टेट है वो बाइकैमरल है, मतलब यहाँ पे विधानसभा बाइकैमरल या द्विसदनीय कह सकते हैं। विधानसभा भी है और परिषद भी है। तो विधानसभा में आपने देखा कि 243 सीटें हैं, तो विधान परिषद में जो है सो हमारे सीट हैं कितने, वो हैं 75। अभी आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ विधान परिषद का विघटन करने का सोच रखा है और वो ऐसा बहुत ही जल्द कर लेंगे या शायद कर भी देंगे, मैं भी अपडेट नहीं हूँ। बिहार में कितने प्रमंडल है? बिहार में 9 प्रमंडल हैं, जिसे में कि आप पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर, मुंगेर। एक बार फिर से देखेंगे कि हमारे यहाँ 9 प्रमंडल हैं। पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर। अगर बिहार में जिलों की बात करेंगे तो हमारे यहाँ 38 जिले, 38 डिस्ट्रिक्ट। बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं, तहसील हैं? 101। हमारा जो हाई कोर्ट है वो पटना हाई कोर्ट है। पटना हाई कोर्ट हमारा हाई कोर्ट है। हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय पार्क की व नेशनल पार्क की बात करेंगे तो एक है, वो है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर टाइगर है। सर्वाधिक जो गर्म जिला है गया है। सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया है, जो जितना गर्म वो उतना ज़्यादा ठंडा। सबसे कम वर्षा वाला जिला है औरंगाबाद।
औरंगाबाद एक महाराष्ट्र में भी है, तो इसे आप महाराष्ट्र के औरंगाबाद ना समझिए, ये अपना बिहार का औरंगाबाद है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज। किशनगंज बंगाल से काफ़ी नज़दीक है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेज भी हैं, चाय की भी कुछ कुछ खेती होती है। मुस्लिम बहुल जिला है किशनगंज। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है सो है गंडक सिंचाई परियोजना, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो नीतीश कुमार हैं। राज्यपाल जो हैं सो हमारे वो फागू चौहान हैं, माननीय फागू चौहान। चलिए एक बार और बिहार के कुछ हम लोग ऐतिहासिक स्थल की बात, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, एक बार नाम सुन लीजिए। जो प्रागैतिहासिक काल थे वो थे चिरांत, मुंगेर सारण प्रमंडल में, चेचर वैशाली, सोनपुर सारण, मनेर पटना, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, बराबर पहाड़ियाँ आदि। कुछ ऐतिहासिक स्थल भी आप सुन लें। प्राचीन पाषाण कालीन स्थल मुंगेर, नालंदा, कैमूर की पहाड़ियाँ। मध्य पाषाण कालीन स्थल में मुंगेर, नालंदा, नवादा, जमुई आदि। नवपाषाण कालीन स्थल में है चिरांद, श्वेतपुर, वैशाली, सेनवार, रोहतास, मनेर, पटना आदि। ये थी बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिसे आप वन लाइनर कर सकते हैं, तथ्यात्मक कर सकते हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण तिथि पर। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है वो पूर्व ऐतिहासिक काल था। लगभग 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक आर्यों का गंगा क्षेत्र में आगमन हुआ। लगभग 800 ईस्वी पूर्व से सातवाहन ब्राह्मण में उत्तर बिहार गंडक के मैदानी क्षेत्र में आर्यों के बसने का उल्लेख मिलता है। लगभग 500 ईस्वी पूर्व में द्वितीय नगरीकरण हुआ। द्वितीय नगरीकरण एवं राज्यों का उदय। वैशाली में प्रथम गणराज्य की स्थापना हुई। वैशाली के जो वज्जी संघ जो थे यहाँ के। 563 से 483 ईस्वी ये महात्मा बुद्ध का जीवन काल है। 544 से 492 ईस्वी मगध नरेश बिंबिसार का शासनकाल है। मगध का उत्कर्ष इसी समय हुआ। 540 से 468 ईस्वी ये महावीर का जीवन काल है। 492 से 460 ईस्वी ये अजातशत्रु का मगध पर राज्य वैशाली की विजय। ये सब कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, हालांकि सारा तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अपने बिहार से जुड़ा हुआ है, तो कुल 100-200 होंगे, तो इसे याद कर लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। इसे ध्यान में रखें, बेहतर होगा। जब कहानी पढ़ेंगे फिर उसके बाद तथ्य आपको पहले से पता रहेगा, तो इससे आपको एक अंदाज़ा रहेगा इस समय में ये हुआ था, और कालक्रम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, तो घटनाओं का जो है जोड़ आप सही से कर पाएंगे। ये देखते हैं। 490 ईस्वी में अजातशत्रु द्वारा पाटलिग्राम की स्थापना। 483 ईस्वी में राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ 483 ईस्वी में। 460 से 444 ईस्वी मगध में उदयभद्र उदयन का शासनकाल हुआ। लगभग 455 ईस्वी में पाटलिपुत्र को उदयन ने ही राजधानी बनाया। 413 से 344 ईस्वी ये मगध के शिशुवनाग वंश का शासन रहा। अब अगर प्राचीन इतिहास की आप इतिहास को देखेंगे, तो यहाँ पे जो प्राचीन भारत में जो शासनकाल रहा, उसे आप एक शब्द हसीन मशूकशा से याद रख सकते हैं। ह से मतलब हर्यक वंश, हसीन, श से शिशुनाग वंश, फिर न से नंद वंश, म से मौर्य हो गया, शु से शुंग वंश हो गया, क से कर्ण वंश हो गया, और स से सातवाहन हो गया। यह हसीन मशूकशा शब्द को याद रखेंगे, तो इससे आपको सात प्रमुख वंश है प्राचीन भारत के, वो आपको याद हो जाएंगे। 383 ईस्वी में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। 100 साल के बाद पहला जो बौद्ध संगति हुआ 483 ईस्वी में, आप इसे गौर से देखेंगे। दूसरा जो हुआ वो 383 ईस्वी में हो रहा है, इसे भी देखेंगे। 344 से 321 ईस्वी नंद वंश का शासनकाल। यहाँ पे महापद्म नंद द्वारा साम्राज्य विस्तार हुआ। 320 से 185 ईस्वी ये मौर्य वंश का शासनकाल था।
मौर्य वंश का शासनकाल कितना था? 320 से 185 ईस्वी पूर्व। 320 से 298 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। 315 में मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन हुआ। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन होगा। आप पढ़े होंगे कि ये आए थे और कुछ संदेशा लेके आए थे, फिर यहाँ पे रह गए, यहाँ पे राजदूत के रूप में भी काम किया। फिर जो है हमारे जो है सो चंद्रगुप्त मौर्य ने कार्नेलिया से विवाह किया। खैर ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग बाद में। 298 से 272 ये बिंदुसार का शासनकाल था। 272 से 232 अशोक महान का शासनकाल था। बिंदुसार अशोक के पिता थे। 261 ईस्वी में कलिंग विजय हुआ। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का आलिंगन किया गया। अब उन्होंने उनका वो अहिंसा की ओर प्रवृत्त हुए। अब हिंसा में उनकी अभी रुचि ना रही, कम होने लगी। 251 ईस्वी में देखिए पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का पड़ोसी देश में प्रचार हुआ। पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहदत्त की हत्या और मौर्य वंश का अंत। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण, ये कब हुआ? 185 ईस्वी में ये बृहद्रथ की हत्या की गई, मौर्य वंश का समापन हुआ और पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ। 185 से 75 ईस्वी में आप देखेंगे कि शुंग वंश का शासनकाल था। 75 से 27 ईस्वी ये कण्व वंश का शासनकाल था। 320 से 335 ईस्वी में मगध में चंद्रगुप्त प्रथम का शासन हुआ। गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। 320 ईस्वी में गुप्त संवत का आरंभ हुआ। ये जो सारी तिथियां हैं यह बिहार के संदर्भ में ही सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, ये भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। 335 से 380 ईस्वी समुद्रगुप्त का शासनकाल था। साम्राज्य विस्तार का आरंभ हुआ। 380 से 412 ईस्वी सॉरी चंद्रगुप्त 11 विक्रमादित्य चंद्रगुप्त 11 नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय ये विक्रमादित्य का शासन का भारत व्यापी साम्राज्य विस्तार, सांस्कृतिक प्रगति। 405 से 411 ईस्वी चीनी यात्री फाहियान का भ्रमण काल। 414 से 455 ईस्वी कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल। नालंदा विहार की स्थापना हो गई। अब देखिए कुमारगुप्त याद रखिए आप, नालंदा विहार की स्थापना याद रखिए। 444 से 455 ईस्वी ये याद रखिए आप। क्षमा कीजिए। 455 से 467 ईस्वी स्कंदगुप्त का शासनकाल, हुनों का आक्रमण। 467 से 494 बुद्धगुप्त का शासनकाल, गुप्त साम्राज्य का पतन। लगभग 500 ईस्वी मगध क्षेत्र पर हुनों का आक्रमण। 495 से 510 ईस्वी में आप देखेंगे भानुगुप्त का शासनकाल, गुप्त साम्राज्य का अंत। 530 ईस्वी में मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का उत्कर्ष। 530 से 606 ईस्वी में देखेंगे राजनीतिक संघर्ष एवं अस्थिरता का काल। 606 से 641 ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन द्वारा पूर्वी भारत में साम्राज्य विस्तार। हर्षवर्धन ने कुछ किताबें भी लिखे। इन्हें वीणा बजाने का शौक था, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये सब चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ेंगे। 635 ईस्वी चीनी यात्री युआन च्वांग का भ्रमण काल। फाहियान मेगास्थनीज और इत्सिंग वगैरह बहुत सारे नाम तो हमें याद रहता है। ये युआन च्वांग ये प्रायः धोखा दे जाता है, ये चीनी यात्री थे। नाम से तो आपको अंदाजा आ ही रहा होगा, इसके याद रखें। 635 ईस्वी में चीनी यात्री इत्सिंग का भ्रमण काल था। ये पूर्व मध्यकाल में देखते हैं। 750 से 1175 ईस्वी में पाल वंश का शासनकाल रहा। 750 से 770 ईस्वी में पाल वंश के संस्थापक गोपाल का शासनकाल रहा। उदंतपुरी बिहार की स्थापना। 770 से 810 ईस्वी धर्मपाल का शासनकाल। विक्रमशिला विहार की स्थापना। इसे आप देखेंगे, अब दोनों याद रखिए। 750 से 770 में ये पाल वंश के संस्थापक गोपाल का शासनकाल। उदंतपुरी विहार की स्थापना ये महत्वपूर्ण है। 770 से 810 देखेंगे तो ये धर्मपाल का शासनकाल। विक्रमशिला विहार की स्थापना ये भी महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखेंगे। 810 से 855 ईस्वी ये देवपाल का शासनकाल।
पाल की कालीन सांस्कृतिक प्रगति 858 से 912 ईस्वी में नारायण पाल का शासनकाल था। 912 से 936 ईस्वी ये राज्यपाल का शासनकाल। यहाँ पे शायद कुछ त्रुटि हो रही, पता नहीं, चलिए, लेकिन ये भी मानिए पाल का शासनकाल था। 1095 से 1197 इसे मैं अपडेट कर दूंगा। 1095 से 1197 ईस्वी 1095 से 1197 ये सेन वंश का बिहार में शासनकाल था। बौद्ध धर्म का ह्रास 1097 से 98 मिथिला एवं तिरहुत क्षेत्र में कर्नाट वंश का अभ्युदय हुआ। इसे अब देखेंगे, ये कर्नाट वंश बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है और ये महत्वपूर्ण भी है। 1097 से 98 1180 में इमाम ताज फकीह का मनीर में आगमन। ये देखिए बिहार के लिए मनेर काफ़ी, जैसे कि हम लोग राजस्थान में अपने लोगों ने अजमेर शरीफ का नाम सुना होगा, जहाँ पे लोग जाके हर वर्ष देश विदेश से लोग आते हैं, वहाँ पे चादर चढ़ाते हैं। हिंदू मतलब मुस्लिम का कोई ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए, हिंदू भी काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं, अलग अलग धर्म के लोग। तो अपने मनेर में भी, मनेर शरीफ में भी चादर लोग चढ़ाने के लिए जाते हैं। नीतीश कुमार भी हर वर्ष वहाँ पे जाते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था। मध्यकाल 1197 से 98 ईस्वी बख्तियार खिलजी द्वारा बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। बख्तियार खिलजी द्वारा बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना होगी। बिहार में काफ़ी चीज़ आपने देखा होगा, बख्तियारपुर पटना के आसपास भी एक, बख्तियारपुर सहरसा के आसपास भी है, वो ना हो कहीं वो इन्हीं से रिलेटेड रहा होगा, तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। अंतिम पाल शासक इंद्रधुनपाल पराजित हुआ। 1203 से 4 ईस्वी में बख्तियार खिलजी द्वारा लक्ष्मणवटी लखनऊती पर अधिकार, लक्ष्मण सेन पराजित। बंगाल में तुर्क सत्ता का विस्तार, बख्तियार खिलजी का कामरूप अभियान। कामरूप अगर आप देखेंगे तो कामरूप वो असम की ओर है, जहाँ पे कामाख्या का बहुत ही फेमस मंदिर है, जिसे आप कामरूप कामाख्या के मंदिर कहते हैं। माँ कामाख्या का मंदिर है, कामाख्या एक्सप्रेस भी चलता है और वो काफ़ी सिद्ध स्थल है, कहा जाता है तंत्र साधना के लिए वो बहुत ही फेमस है और वो तांत्रिकों के आकर्षण का केंद्र रहा है, वो कामाख्या मंदिर कामरूप असम वाला। 1290 से 1381, अगर ये कामरूप अगर दूसरा है तो फिलहाल मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरे हिसाब में जो कामरूप है वो असम में अभी वर्तमान में है। 1290 से 1381 बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी का जीवन काल था। ये 1290 से 1381। आइए अब हम लोग देखते हैं 1324 से 25। 1324 से 25, एक मिनट, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में दिक्कत होगी। हाँ, गयासुद्दीन तुगलक का उत्तर बिहार में अभियान हुआ। कर्नाट वंश का अंत हुआ, वो मिथिला वाले कर्नाट वंश का अंत हो गया। बिहार का तुगलक साम्राज्य में विलय हो गया। बिहार शरीफ में प्रांतीय राजधानी की स्थापना हो गई। 1359 से 60 फिरोज शाह का जाजनगर, ये आप याद रखेंगे, जाजनगर ये उड़ीसा में है, ये प्रायः पूछा जाता है। अभियान दक्षिण बिहार झारखंड में तुर्कों की सैनिक कार्रवाई। 1504 सिकंदर लोदी का बिहार में आगमन हुआ, आप ये याद रखेंगे, लोदी वंश का जो बिहार में आगमन हो गया। 1528 से 32 बिहार में नुहानी अफगानों का उत्कर्ष, आपसे पूछा जाएगा कि नुहानी अफगानों का उत्कर्ष का क्या था, तो आप धड़ाक से बता देंगे। 1528 से 1532 1529 में घाघरा की लड़ाई में बाबर द्वारा नुहानी सरदार पराजित हो गए। अब देखिए 1532 दौड़ा की लड़ाई में हुमायूं द्वारा नुहानी सरदार पराजित। 1536 में सूरजगढ़ा की लड़ाई में शेर खां शाह द्वारा बंगाल का सुल्तान पराजित। 1539 में चौसा की लड़ाई में शेरशाह द्वारा हुमायूं प्रजा पराजित। आप देखिए अब आपको काफ़ी महत्वपूर्ण आ गए। 1529 आपको घाघरा की लड़ाई याद रखना चाहिए। अगर आप ये भी याद नहीं रखते कौन पराजित हुआ, याद रख लें तो बेहतर है। जो घाघरा की लड़ाई में बाबर द्वारा नुहानी सरदार पराजित हुए। 1532 को आप याद रखिए, देवरा की लड़ाई, ये याद महत्वपूर्ण है। सूरजगढ़ा की लड़ाई, ये भी महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो ना हो, बिहार के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
बिहार के परीक्षा के दृष्टिकोण से। 1539 में चौसा की लड़ाई में शेर शाह द्वारा हुमायूं पराजित। अफगानों के पुनरुत्थान का आरंभ हो गया। अफगान लोग फिर से अपना सर उठाने लगे। 1540 में बिलग्राम कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह द्वारा हुमायूं पुनः पराजित हुआ। शेर शाह का दिल्ली पर अधिकार हो गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। आप जानेंगे कि सासाराम में ही शेर शाह का मकबरा है और शेर शाह ने इन्होंने ही जीटी रोड का निर्माण करवाया और बिहार के ही नहीं भारत के भी पटल पर इन्होंने अपने पौरुष का, अपने दूरदर्शिता का परिचय दिया। इन्होंने बहुत सारे सराय बनवाए, नहर बनवाए। ये खैर हम लोग इतिहास में देखेंगे। और सूर्यवंश के ये संस्थापक भी थे। 1540 से 55 में सूर्यवंश का शासनकाल रहा। शेर शाह का शासनकाल 1540 से 45 का रहा। इनका शासनकाल तो कम ही रहा लेकिन यादगार रहा। जिंदगी छोटी हो कोई बात नहीं मगर यादगार होना चाहिए। 1541 शेर शाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण हुआ और प्रांतीय राजधानी के रूप में विकास हुआ। सहस्राम में शेर शाह के मकबरे का निर्माण 1545 में हो गया। 1556 से 1576 में देखेंगे बिहार में कारा रानी अफगानों का शासन रहा। 1574 से 76 में बिहार पर मुगल आक्रमण हुआ। मकबर का आगमन हुआ। दाऊद कारा रानी की हारवी बिहार पर मुगलों का शासन आरंभ हुआ। 1574-76 अकबर हैं, इसलिए ये तिथि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे याद रखेंगे बिहार के संदर्भ में। मुगल साम्राज्य में बिहार सूबा का गठन हुआ 1580 ईस्वी में। 1585 से 87 में आप देखेंगे कि अंग्रेज यात्री रैल्फ फिंच का बिहार में भ्रमण। ईरानी यात्री मुल्ला तकिया का बिहार में भ्रमण हुआ। ईरानी यात्री मुल्ला तकिया, आप इनका नाम याद रखेंगे। 1608 ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ की बिहार यात्रा। 1616 में मनेर में शाह दौलत के मकबरे का निर्माण हुआ। आप ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ का नाम याद रखेंगे, यह महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। 1616 में मनेर में शाह दौलत के मकबरे का निर्माण। 1619 ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक का बिहार में आगमन, आप इसे भी याद रख सकते हैं। अब देखिए 1621 में राजकुमार परवेज की बिहार में सूबेदार पद पर नियुक्ति। 1623 में शाहजहां का विद्रोह, बिहार पर अधिकार का प्रयास। जब मुगल सल्तनत के जो सर्वश्रेष्ठ पद पर काबिज लोग अगर बिहार पे शासन करने के लिए कुछ कदम उठाते हैं तो निश्चित तौर पर वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आप 1623 शाहजहां का विद्रोह, बिहार पर जो अधिकार का प्रयास किया गया, इसे भी ध्यान में रखेंगे। 1651 में देखिए पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री व्यापारिक केंद्र की स्थापना 1651 में। लेकिन यहाँ पे बहुत जगह 1632 भी है। अब 1632 भी कई बार, एक बार तो शायद आयोग ने भी 1632 आंसर माना है। इस पॉइंट को आप गौर से ध्यान रखेंगे कि पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री कब स्थापित की गई। 1666 में पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। 1665 से 66 में फ्रांसीसी यात्री टैवर्नियर की बिहार यात्रा हुई। ये आप याद रखेंगे कि फ्रांस से, जिसे सुरा और सुंदरी का देश कहा जाता है, आप जानते हैं कि फ्रांस के जो शराब है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वहाँ का इत्र भी काफ़ी फेमस है। आप वहाँ के यात्री उस समय बिहार आए। ये बिहार के लिए, मतलब बिहार के लिए तो बड़ी बात थी, उनके लिए भी बड़ी बात थी। आप इसे याद रखेंगे क्योंकि ये सब उतने पॉपुलर नहीं है जैसे कि चाइनीज यात्री फेमस हैं। फाहियान, युआन च्वांग, ईत सिंह और पता नहीं कितने लोग आए थे। 1670 से 71 अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल की बिहार यात्रा की। 1670-71 में जॉन मार्शल ने बिहार की यात्रा की। 1702 में राजकुमार अजीम बिहार के सूबेदार पद पर असीम हुए। पटना का अजीमाबाद नामांकन एवं सौंदर्यीकरण। पहले पटना का नाम अजीमाबाद था और अभी पूरे पटना का तो अजीमाबाद नाम नहीं है, लेकिन एक अजीमाबाद कॉलोनी आज भी विद्यमान है। 1713 ईस्वी मुगल सम्राट फर्रुखसियर का
पटना में राज्याभिषेक किया गया। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे कि किस मुगल सम्राट का पटना में राज्याभिषेक हुआ, तो वो मुगल सम्राट फारुखसियर थे। बिहार में कहाँ पर हुआ, तो पटना में हुआ। और कब हुआ, तो 1713 में हुआ। 1733 इसमें बंगालों के नवाबों का बिहार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। 1733 से 40 में जब आप देखेंगे तो अली वर्दी खां बिहार में नायाब पद पर कार्यरत थे। 1740 से 48 में हैबत जंग अली वर्दी खां बिहार में नवाब पद पर कार्यरत थे। हैबतगंज बिहार में नायाब पद पर कार्यरत। 1748 में बिहार में, हाँ आप ये याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तिथि है। बिहार में रुहेला अफगानों का विद्रोह, हैबतगंज की हत्या, बिहार पर मराठों का आक्रमण हुआ। आप याद रखेंगे कहाँ मराठा कहाँ बिहार, लेकिन फिर भी वो आक्रमण करने के लिए आए, इस पर आप याद रखेंगे। ऐतिहासिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है बिहार के परीक्षा के लिए। 1751 बिहार पर मराठों का आक्रमण। 1757 ईस्वी पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय हो गई, सिराजुद्दौला का वध हो गया, मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, राजा राम नारायण सिंह बिहार में नायाब आजिम नियुक्त किए गए। आप क्या 1757, ये तो ऐसे भी याद होगा इतिहास के छात्र होने के नाते और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, वह न सिर्फ भारत के संदर्भ में वरन बिहार के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण था। पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों का विजय हो गया। 1757 पलासी की लड़ाई याद होगा। 1764 बक्सर के युद्ध, फिर 1526, 1556, 1857, इस पर महत्वपूर्ण तिथियाँ जिसे आपको याद रखना ही चाहिए। 1905, और अब देखिए 1757 में क्या हुआ, सिराजुद्दौला का वध हो गया, मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया, राजा राम नारायण सिंह बिहार के नायब नियुक्त किए गए। 1759-60 की बात करेंगे तो राजकुमार अली गौहर का अंग्रेजों के विरुद्ध असफल अभियान रहा। तदुपरांत अंग्रेजों के संरक्षण में पटना, उसका शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक। यह भी आप याद रखेंगे कि शाह आलम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, पटना में। शाह आलम नहीं, शाह आलम द्वितीय। 1759 से 60। 1764 बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज विजय हो गए, ये तो मतलब आपको पता ही होगा, बक्सर अभी भी बिहार के हिस्से में पड़ता है। 1765 शाह आलम द्वितीय द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदत्त की गई। लगान वसूली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो गया, मतलब जम के लूटो खाओ। 1769 बिहार में प्रशासन के लिए अंग्रेज निरीक्षक की नियुक्ति हुई। 1770 ईस्वी में बिहार परिषद काउंसिल का गठन हुआ। ब्रिटिश शासन का विकास, नोनिया समुदाय के विरोध का दमन, बिहार और बंगाल में भीषण अकाल हुआ। आप इसे याद रखेंगे। 1770 का ईस्वी बिहार परिषद का गठन हुआ, ब्रिटिश शासन का विकास, ये तो अब होना ही था जब 1764 में लोग हार गए। तो नोनिया समुदाय, आप इसे याद रखेंगे, नोनिया समुदाय के जो विरोध था उसका दमन किया गया, बिहार और बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार बिहार में प्रोविंशियल कमेटी का गठन कर लिया गया। प्रोविंस एक प्रांत को कहते हैं, कमेटी तो आप जान ही रहे जिसमें लोगों का गुट होता है। तो 1774 हो गया। 1781 पटना और निकटवर्ती क्षेत्रों में जमींदारों का विद्रोह हुआ। प्रथम संताल विद्रोह हुआ 1771 ईस्वी में। 1786 ईस्वी में पटना का गोलघर का निर्माण हुआ। अभी मैं भूल रहा हूँ उसमें कितनी सीढ़ियाँ, 190, 92 या जो भी हो, आप लोगों को याद हो तो मुझे बताएं। अभी मेरे दिमाग से उतर रहा है, मैं कल बताऊँगा जो पटना गोलघर में कितनी सीढ़ियाँ हैं। 1786 में इनका निर्माण हुआ। बेसिकली ये कोई बिल्डिंग नहीं था, जो मतलब ऐसो आराम के लिए, यह अनाज का गोदाम था जिसे बुरे वक्त के लिए उसमें अनाज को संरक्षित रखा जा सकता था। अभी भी बिहार सरकार उस पर कुछ मरम्मत का काम करवा रही है और उस पर चढ़कर लोग, बच्चे औरत सब काफ़ी खुश होते हैं। काफ़ी दूर पटना का नज़ारा लिया जा सकता है। 1889-94 में ये तमार विद्रोह हुआ था। 1793 में देखेंगे तो बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू हो गया। 1809 से 1810 ईस्वी में ईरान यात्री बहबहानी का बिहार में निवास था। 1821 में बिहार में वहाबी आंदोलन का प्रभाव, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण, कि बिहार में वहाबी आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ वो कब हुआ, 1821 में। कोल विद्रोह, ये भी बिहार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 1831-32 में कोल विद्रोह,
भूमिज विद्रोह 1832 से 33 में हुआ, ये नहीं। संस्थान विद्रोह या संथाल विद्रोह ये 1855 के टाइम है। 1857 12 जून को रोहिणी में सिपाहियों का विद्रोह हुआ। 1857 ये 3 जुलाई को पटना में पीर अली के नेतृत्व में जनसंघर्ष हुआ। आप इसे निश्चित तौर पर याद रखें। 12 जून 1857 को रोहिणी में सिपाहियों का विद्रोह हुआ। 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली के नेतृत्व में जनसंघर्ष हुआ। 1857 में 25 जुलाई को दानापुर और आरा में विद्रोह हुआ। कुंवर सिंह का जगदीशपुर में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष रहा। ये 25 जुलाई 1857। पहले तो सिर्फ तिथियां ही पूछी जाती है, जबकि अगर कोई ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दिन होता है तो आजकल उसमें सिर्फ वर्ष ना पूछकर उसमें तारीख भी पूछ दिया जा रहा है। ये बिहार के एग्जाम का आजकल नया ट्रेंड डेवलप किया है। अब देखते हैं हम लोग 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह द्वारा ब्रिटिश जनरल ली ग्रां ये पराजित हो गए। 1858 में ये बिहार के शेर थे। एक हाथ कट जाने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और एक हाथ से लड़ते रहे, और इनके मरने के बाद बाबू अमर सिंह ने कमान संभाला था। खैर ये सब बातें हम लोग बाद में पढ़ेंगे। 1858 में ईस्ट इंडिया के शासन का अंत हुआ। ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ 1858 में। 1860 में सरदारी लड़ाई हुआ। फिर 1865 में पटना के भावी नेताओं की गिरफ्तारी हुई। खेड़वार आंदोलन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे आप याद रखेंगे। 1870 ये खेरवार आंदोलन था। 1875 से 1900 ईस्वी ये बिरसा मुंडा आंदोलन था, ये भी याद रखेंगे। अब तो बिरसा मुंडा, अब झारखंड में तो इनके नाम पर काफ़ी चीज़ है, लेकिन उस समय बिहार झारखंड एक था। वो 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ। लेकिन निश्चित तौर पे बिरसा मुंडा का जो क्षेत्रीय आंदोलन जनजाति वाले आंदोलन में जो योगदान था उसे नहीं भुलाया जा सकता। वो तिलका मांझी, ताना भगत, जतरा भगत, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण हस्ती हैं बिहार के संदर्भ में। 1894 ईस्वी में देखेंगे बिहार टाइम्स का प्रकाशन हुआ। 1906 में बिहार के बंगाल से पृथक्करण की मांग प्रारंभ हुई। 1908 में ये आप याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1906 ईस्वी बिहार के बंगाल से पृथक्करण की मांग प्रारंभ हुई। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बमकांड प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस के माध्यम से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का बिहार में प्रसार। बिहार प्रादेशिक सभा का पटना में आयोजन, आप इसमें याद रखेंगे, गौर करेंगे किस पे बिहार के प्रादेशिक सभा पर। ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का बिहार में प्रसार हुआ। और इसके ये मुजफ्फरपुर बम कांड जानते हैं, जो खुदीराम बोस के ही नाम पर, वहाँ पे मुजफ्फरपुर का जेल सबका भी नाम है आजकल खुदीराम बोस। ये देखिए प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का बिहार में प्रसार करने में इनका काफ़ी योगदान था। बिहार प्रादेशिक सभा का गठन का पटना में आयोजन हुआ 1908 ईस्वी में, याद रखेंगे। 1911 12 दिसंबर में सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई। दिल्ली दरबार आपको पता होगा, उस समय काफ़ी दिल्ली में पहाड़ी काट कर एक बड़ा सा किला बनाया गया। जो दिल्ली दरबार है वो आज भी दिल्ली में विद्यमान है और हमारा आजकल सरकारी दफ्तर हुआ करता है। अब ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि वो सरकारी दफ्तर अभी हम लोग किस रूप से जानते हैं। 1912 22 मार्च बिहार एवं उड़ीसा के बंगाल से पृथक्करण का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आप देखेंगे कि मार्च के महीने में ही, शायद 22 मार्च, इसी समय या एक सप्ताह हम लोग पटना में जो है सो बिहार दिवस पे बनाते हैं और खूब बढ़िया पार्टी होता है, पार्टी करते हैं नेता लोग आके, मुफ्त में खा के जाते हैं। आम जनता भी वहाँ पे अच्छा चीज़ जो है सो खरीद सकते हैं, खा पी सकते हैं। जो है सो हस्तकरघा से निर्मित वस्तुएं भी मिलती है। यहाँ के बिहार के लोग कलाकार जो हैं सो उनकी भी कलाकृतियाँ पेंटिंग्स मिलती है, इससे उनका प्रचार प्रसार भी होता है और ये बिहार के लिए गौरवमयी बात होता है। कम से कम एक सप्ताह, 15 दिन, 10 दिन जो भी हो, उस कुछ दिन पहले कुछ दिन बाद तक हम लोग न्यूज़ में चर्चा में रहते हैं और चर्चा में रहना अच्छा बात है। और ख़ास करके हम तो प्रायः अच्छे चीज़ों में नहीं ही रहते हैं, लेकिन अगर किसी अच्छी चीज़ में है तो ये हमारे लिए निश्चित तौर पे गौरव की बात है।
1912 1 अप्रैल बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत की स्थापना हो गई। ये अभी आप याद रखेंगे, बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत की स्थापना हो गई। 1912 ईस्वी बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। ये बांकीपुर पटना, आप जान रहे हैं ये पटना का यहाँ पे मेन पोस्ट ऑफिस भी, मतलब पोस्ट ऑफिस भी है बांकीपुर में। आजकल यह क्षेत्र काफ़ी चर्चा में है। यहीं से प्लूरल्स पार्टी की जो हेड हैं पुष्पम प्रिया चौधरी जी चुनाव लड़ रही हैं। पता नहीं उनका भाग्य क्या होगा, हालांकि उनके पिताजी जदयू से संबंधित हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस सम्मेलन में प्रथम उपस्थिति भी हुई थी 1912 में। इसे याद रखेंगे। एक राष्ट्रीय स्तर का नेता हमारे अपने क्षेत्र में पहुँचे, ये निश्चित तौर पे गर्व की बात थी और कुछ महत्वपूर्ण निश्चित तौर पर रहा होगा। 1912-13 में बाल्कन युद्ध के क्रम में बिहार में मुसलमानों द्वारा तुर्की के सुल्तान खलीफा के प्रति समर्थन प्रदर्शित। आपको पता होगा जो खलीफा जो है सो पूरे मुस्लिम समुदाय है उनके हेड अपने आप को मानते थे। हालांकि बाद में यह पद ऑफिशियली समाप्त कर दिया गया, लेकिन निश्चित तौर पे आज भी जो तुर्क, ईरान, सऊदी अरब जो है वो मुस्लिमों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो हम मक्का मदीना यहाँ पे हज करने के लिए जाते हैं, वहाँ से जो फरमान जारी होता है, पता नहीं उन लोगों का नेटवर्क कितना तगड़ा है जो हमारे हर मदरसे तक पहुँच जाता है। और इन लोगों का नेटवर्क जो कहा जाता है वो बेतार कतार जो है सो उससे भी ज़्यादा फास्ट है, सैटेलाइट से भी फास्ट है। 1913-14 ये ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इतिहास की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखेंगे। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। पटना हाईकोर्ट की स्थापना, ये हमारे बिहार का इकलौता हाईकोर्ट है। हमारे हाईकोर्ट का कोई खंडपीठ नहीं है। तो ये पटना हाईकोर्ट कब हुआ? 1947 में हुआ। सर एडवर्ड प्रथम जो थे यहाँ के चीफ जस्टिस किए गए। मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में होम रिलीग आंदोलन का आरंभ हुआ। आप 1916 को याद रखेंगे, यह महत्वपूर्ण है। 1917 गांधी जी द्वारा चंपारण में नील के बागान के जो मालिक थे उनके विरुद्ध सफल सत्याग्रह हुआ। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1917 में। उन्नीस सौ 17 में गांधी जी द्वारा चंपारण में मिल मालिकों के विरुद्ध सफल सत्याग्रह, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ। आप याद रखेंगे, बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ 1919 में हुआ। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ। आप इनका नाम याद रखिए, स्वामी विद्यानंद। फिर एक आएंगे सहजानंद जी। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों बिहार सहित द्वैध शासन का प्रारंभ। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1919 में। आप याद रखेंगे, यह वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ था। और अगर बोलने के क्रम में कुछ गलती हो जाए मुझसे तो आप लोग मुझे बेशक अवगत करा सकते हैं और उस गलती के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 1920 बिहार में असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ। मौलाना मजहरुल हक द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना हुई। ये आज भी है, जिसमें कि आजकल अब कांग्रेस का ऑफिस चल रहा है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का पुस्तक भी वहीं पे बांटा जाता है कुछ दिनों से। 1921 में बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई। इसे आप याद रखेंगे, एक महत्वपूर्ण है। 1921 में ब्रिटिश युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स की बिहार यात्रा हुई। प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा भी आपको पता है, ये यूके ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा वेल्स है, काफ़ी डेवलप्ड जगह है आज भी। 1923 में बिहार में स्वराज दल की स्थापना हुई। आप इसे याद रखेंगे कि वह काफ़ी महत्वपूर्ण बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से जो स्वराज दल की स्थापना कब हुई, आप बोलेंगे 1923 में। 1925 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। 1928 में साइमन कमीशन का बिहार में आगमन हुआ और राष्ट्रवादियों द्वारा बहिष्कार हुआ। साइमन कमीशन का बिहार में आगमन और राष्ट्रवादियों द्वारा बहिष्कार 1928 में हुआ, याद रखेंगे। 1929 वहाँ पे आपने विद्यानंद जी को याद किया था, अब यहाँ पे शाहजानंद जी को देखिए।
1929 में ये हमेशा देखिए ये काफ़ी किसानों के प्रसिद्ध नेता रहे। बिहार अधिवेशन में भी इनका रहा, ये लखनऊ में भी अपना परचम लहराया रहा है और किसानों के लिए काफ़ी आवाज़ उठाए। बिहार में स्वामी सहजानंद द्वारा बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। 1930 ईस्वी 15 अप्रैल को बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ। सभी ने अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हुआ। 15 अप्रैल 1930 स्थिति को याद रखेंगे, हो सके तो कभी ना भूले। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1931 में। यह भी कई बीपीएससी में पूछा जा चुका है। कभी भी एक बिहार सोशलिस्ट पार्टी है और एक सोशलिस्ट पार्टी है, इन दोनों में आप कन्फ्यूजन ना करें, इससे हो जाएगा कचड़ा और आपका सारा किया धरा हो जाएगा मेहनत बेकार। इसलिए यह है बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ना कि सोशलिस्ट पार्टी। 1934 में 7 अप्रैल को पटना में गांधी जी द्वारा निजी सत्याग्रह का आह्वान हुआ। 7 अप्रैल 1934 अगर आपसे पूछेगा जो गांधी जी द्वारा निजी सत्याग्रह का आह्वान कब किया गया तो आप बोलेंगे 7 अप्रैल 1934। 1936 ईस्वी उड़ीसा के पृथक्करण के बाद बिहार प्रांत का पुनर्गठन हुआ। सर जेम्स डेविड शिफ्टन बिहार के प्रथम गवर्नर नियुक्त त्रिवेणी सभा की स्थापना हुई 1936 में। अगर आपसे पूछे कि बिहार में सर जेम्स, हालांकि उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी उड़ीसा के पृथक्करण के बाद बिहार का जो गठन हुआ, पुनर्गठन, उसमें सर जेम्स डेविड ये बिहार के प्रथम गवर्नर नियुक्त किए गए। 1937 ईस्वी 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता के प्रावधानुसार बिहार में चुनाव का आयोजन कांग्रेस भारी बहुमत से सफल। आपको पता होगा जो हमारे जो संविधान का निर्माण हुआ उसमें जो 1935 का अधिनियम था उसका सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन पॉलिटी में अक्सर पूछा जाता है, सर्वाधिक प्रभाव किसका। हम लोग विदेशी सोच से भी प्रभावित है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है 1935 का है। 1937 में 7 जुलाई को बिहार मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री प्रीमियर नियुक्त किए गए। 1937 में 7 जुलाई को बिहार मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री प्रीमियर नियुक्त किए गए। 1937 20 जुलाई श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया। ये भी महत्वपूर्ण है। 1938 अब्दुल कयूम अंसारी द्वारा मोमिन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। मोमिन नुनिया समुदाय ये सब बिहार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से आप याद रखेंगे। 1940 फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन हो गया 1940 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 11 अगस्त को पटना के गोलीकांड में 7 छात्रों की मृत्यु हो गई। सचिवालय के पास में आप देखेंगे यहाँ पे या काफ़ी जगह आप देखेंगे साथ एक लोग झंडा का नेतृत्व करते हैं, उसके पीछे 5-6 लोग रहते हैं, 6 होते हैं, वो 7 छात्र थे। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। 1942-43 अंग्रेजों के विरोध के लिए आज़ाद दस्ता का गठन किया गया 1942-43 में। 1946 में बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। 1946-47 में ये याद रखेंगे कि बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई, तो वो आदमी होंगे श्री कृष्ण सिंह। कब किया गया तो वो सब वर्ष होगा 1946। 1946-47 में बिहार में भयावह हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। बिहार से मुसलमानों का पूर्वी बंगाल वर्तमान बांग्लादेश को पलायन हुआ। 1947 में भारत की स्वतंत्रता। बिहार में जयराम दास दौलत राम राज्यपाल बने और श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने। बिहार के प्रथम राज्यपाल बने जयराम दास दौलत राम और पहले मुख्यमंत्री बने श्री कृष्ण सिंह। 1950 में भारतीय गणराज्य की स्थापना हो गई। बिहार को प्रांत गवर्नर की जगह स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ। 1950 में बिहार में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया। जमींदारी प्रथा समाप्त हो गया। 1952 में भारतीय संविधान के अंतर्गत बिहार में प्रथम आम चुनाव कांग्रेस को निर्णायक सफलता मिली। 1952 से 67 बिहार में कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में विभिन्न योजनाओं का आरंभ, औद्योगिक विकास एवं आर्थिक प्रगति। 1955 में मेसरा रांची में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई। 1961 में श्री कृष्ण सिंह का निधन हो गया। विनोदानंद झा मुख्यमंत्री बने।
1961 में विनोदानंद झा मुख्यमंत्री बने, आप याद रख सकते हैं, ये दूसरे मुख्यमंत्री थे। 1963 में फिर कृष्ण वल्लभ सहाय मुख्यमंत्री बने। 1964 में रांची हटिया के हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। 1967 में जमशेदपुर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। यह निश्चित तौर पर अच्छा संकेत नहीं था और यह अच्छा कालक्रम नहीं। 1967 में बिहार में छात्र आंदोलन हुआ, पटना में गोलीकांड हुआ। बिहार में छात्र आंदोलन 1967 में आम चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। संयुक्त विधायक दल की सरकार का गठन हुआ। माया प्रसाद सिन्हा को मुख्यमंत्री बने। 1971 भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार। पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश बना। बिहारी मुसलमानों की बिहार में बड़ी संख्या में वापसी हो गई। 1974 बिहार में छात्र आंदोलन का प्रारंभ हुआ। देश में आपातकाल की घोषणा। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया 1974 में। 1975 में मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा द्वारा उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी भाषा घोषित की गई। ये कांग्रेस के नेता थे। ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट में शायद इनका घर पड़ता था। कुछ समय पूर्व उनका देहांत हो गया और ये लालू जी के राजनीतिक गुरु भी थे। 1977 में बिहार में आम चुनाव में कांग्रेस की असफलता, जनता पार्टी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन, कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। बिहार के शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम को हटाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था और उसका जो परिणाम है वो हम लोग देख ही रहे हैं। नेता तो बहुत बड़े जनसमूह के थे, लेकिन जो किया उसका दूरगामी परिणाम आज हम लोग झेल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। 1968 में बेलछी नालंदा जिला में दलितों का संहार होता है। 1980 में पारस बीघा हत्याकांड हुआ। 1981 में बिहार शरीफ में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी कहते के बाद सिख विरोधी दंगे, बिहार उसमें प्रभावित हुआ। 1989 में बिहार में भीषण हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। 1990 में लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने। श्री लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा बिहार में सरकार द्वारा रोकी गई। पटना एवं कुछ अन्य नगरों में सांप्रदायिक दंगे। 1996 में चारा घोटाला में श्री लालू प्रसाद अभियुक्त बने। 2000 में बिहार का विभाजन हुआ, झारखंड राज्य की स्थापना हुई। 2002 से 5 में बिहार में आपराधिक घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई। 2005 में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ। प्रांतीय चुनाव में विजयी हुए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। 2007 में बिहार में प्रथम वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया। 2007-8 में पंजाब, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में बिहारी मजदूरों के खिलाफ हिंसात्मक कार्रवाई हुई। 2010 में प्रथम बिहार दिवस मनाने का आयोजन हुआ। 2012 में बिहार शताब्दी वर्ष, 1912 में हम लोग बने थे। बिहार शताब्दी वर्ष समारोह 2012 में मनाया गया। 2014 में लोकसभा चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त एवं बिहार में सभी 22 स्थानों पर जीत। जनादेश के सम्मान में श्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया। श्री जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने। 2015 श्री नीतीश कुमार ने पुनः मुख्यमंत्री का पद संभाला। जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के महागठबंधन की विधानसभा चुनाव में जीत। श्री नीतीश कुमार 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है, 3 चरणों में इस बार होगा। प्रथम चुनाव चरण का मतदान कल 28 अक्टूबर 2020 को हो गया। लगभग 50% से कुछ ज़्यादा मतलब मतदान का प्रतिशत रहा। कोरोना को देखते हुए इसे उतना बुरा भी ना कहा जाए। अब देखिए, जो इस राजनीति के खेल में इस बार कुर्सी किसके हिस्से में आती है, लेकिन हमें क्या, हम तो छात्र हैं। किसी भी की सरकार बने, एग्ज़ाम हो ना हो, हमें तो बस अपना काम करते रहना है, पढ़ते जाना है और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक न एक दिन सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। इसी के साथ ही हम लोग ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, धन्यवाद।